इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 यानी 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें और एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। हमने आपको पहले बता दिया है, जो संख्या है P/Q के रूप में हो, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 यानी Q का मान जो होना चाहिए, ये जो हमारा जो हर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं जहाँ Q का मान 0 ना हो, तो इस तरीके की संख्या जो होती है सब परिमेय संख्या होती है। जैसे 4/3, -9/7, -8/3, 23/4, ये सभी कैसी हैं, P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में। तो ये हमारी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको फुल डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो ये सभी संख्याएँ परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में ना हो। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी जो संख्याएं P/Q के रूप में ना हो, अर्थात जैसे √2, √3, √5, √7, √10, √11, पाई। इसका मतलब क्या है, ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो और ना तो परफेक्ट क्यूब हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती, अपरिमेय संख्याएं। जैसे ये √2 है, √3, √5, √7, √8, इनके ना तो हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं और ना ही इनके घनमूल निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो ना तो परफेक्ट क्यूब हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे √11 है, फिर √13, √15 नहीं होगी, हाँ सॉरी √15 भी हो जाएगी, किसकी परफेक्ट स्क्वायर ना परफेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते ना। तो √15 भी क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से √12 भी हो जाएगी, फिर उसके बाद √17 भी हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी भी संख्या हमारी आती जाएंगी वो सभी होंगी अपरिमेय संख्या। आप सिंपल इस तरीके से याद रखिए कि ऐसी संख्या है जिनके ना तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना तो परफेक्ट क्यूब होते हैं, बात समझ में आ रही है, जिनके ना तो वर्गमूल निकाले जा सकते हैं ना ही घनमूल निकाले जा सकते हैं। तो वे सभी संख्याएँ अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी परिमेय संख्या होंगी और जितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो इनको अगर हम एक झोले में डाल दें तो वो सभी संख्याएं जो कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। क्लियर। यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर कोई सबसे बेटर ये बात याद रखने के लिए योग्य है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो वास्तविक संख्या को आप जान गए हो क्या होती हैं, कि जितनी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्या आती हैं और वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्या थी। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो इनके सम्मिलित परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितनी परिमेय संख्या होती है वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी अपरिमेय संख्या होती है वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में जो है परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित हैं, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना होगा कि जितनी परिमेय संख्या होती हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएँ परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्या नहीं होती हैं। यानी कि जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। क्लियर। ये आपको याद रखना होगा टिप्स। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया है कि जितनी भी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, हमने आपको यहाँ पर बताया है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएँ होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये पूछ रहा है ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सभी वास्तविक संख्या में क्या होंगी, पाई जाएंगी। क्लियर। जितनी भी अपरिमेय संख्याएँ होंगी वो सभी वास्तविक संख्याओं में पाई जाएंगी। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है कि असत्य है।
ये कथन हमारा सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है वो सभी रियल नंबर में पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सत्य है। तो क्या लिख देंगे, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है। क्लियर, ये हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का हमारा पार्ट क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। क्लियर। तो हमें ये बताना है संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो √m के रूप के होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग संख्या रेखा पर उनके संख्याओं को प्रदर्शित करके तब इसको समझेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी संख्या रेखा ठीक इस तरीके से होती है, इधर 5, 6, 7, 8 इस तरीके से होता चला जाएगा और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अभी जान चुके हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो √2 होती है, √3 होती है, √5 होती है। क्लियर। तो इधर की जितनी भी संख्याएं होंगी, ध्यान देना, इधर जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी वो सभी रूट के फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि हमने जाना है कि वो या तो परिमेय संख्या होंगी या तो अपरिमेय संख्या होगी। अगर √2 के ऊपर लगा देंगे तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। √3 के ऊपर लगा देंगे अगर हम 3 के ऊपर रूट लगा देंगे तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अगर √4 के ऊपर लगा देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो वो भी कैसी होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 0 के दाहिनी साइड यानी जितनी धनात्मक संख्याएं हैं ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो जितनी धनात्मक प्राकृतिक संख्या ये सभी √m के रूप की हो सकती हैं। लेकिन क्या आपने अभी तक देखा है कि -1 के ऊपर रूट हो, -2 के ऊपर रूट हो, -3 के ऊपर रूट हो, -4 के ऊपर रूट हो? तो ये हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। क्लियर। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएँ होती हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है, उनका जो रूप होगा वो √m के रूप में हो सकती हैं, लेकिन माइनस वाली संख्याएं √m के रूप में नहीं हो सकती हैं। क्लियर। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या माइनस रूट के अंदर नहीं जा सकती है, कोई भी ऋण संख्या रूट के अंदर नहीं हो सकती है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। कैसा कथन है, असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, यानी कोई भी ऋण संख्या रूट के अंदर नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, वो सभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में 2 टाइप की संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं, इसलिए जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कैसा कथन है, असत्य कथन है। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख देंगे ये कथन कैसा, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या है, परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित हैं, इसलिए क्या है, ये कथन क्या है, असत्य है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या की वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। यानी कि हमें ये बताना है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, हमने आपको बताया था जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं इनके जो वर्गमूल हो क्या अपरिमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो हमने आपको जब पूर्णांक के बारे में बताया था तो बताया था पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जितनी माइनस की संख्या होती है वो सभी धनात्मक पूर्णांक और जितनी प्लस की संख्या होती है वो सभी धनात्मक पूर्णांक। क्लियर। तो हमें ये बताना है इसमें कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल होते हैं वो सभी अपरिमेय होते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे धनात्मक पूर्णांक, हमने बताया था संख्या रेखा पर 0 से जो दाहिनी और जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें ये बताना है कि ये जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं क्या इनके सभी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए जैसे मान लिया √2 के ऊपर 1 लगा दें। क्लियर। अगर हम 2 के ऊपर रूट लगा दें, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम 2 के ऊपर रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 3 के ऊपर रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर रूट के ऊपर 4 लगा दें तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, वर्ग और वर्गमूल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्लास 8 में। तो हमने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनके परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं निकल सकते हैं ना, जो नहीं होते हैं, जिनके ना तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और ना ही परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लिया कह दिया जाए कि √2
ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर 3 के ऊपर रूट लगा दे √3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर 4 के ऊपर लगा दे, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बताओ। इसका वर्गमूल होता है कितना होता है? देखो √4 को क्या ले सकते हैं? जैसे √4 है तो इसको ले सकते हैं √2 गुणे √2, और इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 जोड़ा बनाते हैं, उनमें से एक बाहर लिखते हैं। तो 4 क्या है? एक ये √4 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये जो 2 आया है, इसके नीचे अगर 1 कर दे तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो √4 का वर्गमूल जो है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? देखो √5 ये भी अपरिमेय संख्या, √6 ये भी अपरिमेय संख्या, √7 ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन फिर उसके आगे अगर निकाले √9 तो उसका भी वर्गमूल निकल आएगा, 3 बार नहीं आएगा। तो प्रत्येक जो है धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने जब ये भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक, जब इसका हमने वर्गमूल निकाला तो 2 आ गया। तो 2 क्या है? ये एक अब परिमेय संख्या का फॉर्म हो गया। ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसको p/q के फॉर्म में चेंज हो गई है। तो ठीक है, तो ये क्या है? ये एक जो है परिमेय संख्या है। इसलिए सभी धनात्मक जितने भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके वर्गमूल √2, √3, √4, √5, √4 का वर्गमूल धनात्मक वर्गमूल है, लेकिन इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो √4 का जो वर्गमूल होता है वो 2। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कारण में लिखना है। तो आंसर में ये लिख देंगे नहीं, क्योंकि √4 जब हमने क्या किया, एक 4 ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जब इसका हमने वर्गमूल निकाला तो कितना आया? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, 2 के नीचे 1 करेंगे तो ये p/q के फॉर्म में हो जाएगी, और ये क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए जो है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित किया जाएगा। क्लियर? तो ये हम लोग सीखेंगे। तो मान लिया हमें जो है सबसे पहले √2 का हमें संख्या रेखा पर मान निर्धारण करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। इस तरीके से हम एक संख्या रेखा खींचेंगे स्केल से। ठीक है, इस तरीके से स्केल से खींच लेंगे। आप किसी भी लेंथ की हो सकती है। तो यहाँ पर बीच में हो जाएगा, मान लिया 0, इधर कितना हो जाएगा? 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। इस तरीके से ये कहाँ तक हो जाएगी? जहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? -1, इधर -2, इधर -3। इस तरीके से और भी इधर जा सकती है। ठीक है, हमें इन संख्या रेखा पर इन सब का मान निर्धारण करना है। ठीक है, डॉट 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 का मतलब आप जितने भी जो है वास्तविक संख्या होती है सबका मान आप निर्धारण कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले हम लोग मान निर्धारण करेंगे √2 का। ठीक है, तो √2 का कैसे करेंगे? देखिए, सबसे सिंपल सी बात है। ओ से सबसे पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। इसी तरीके से ओ से 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस पर एक पॉइंट ले लेंगे, इसका हम नाम रख देते हैं P। क्या रख सकते हैं? P। यानी O से हमने 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लिया, उसका नाम रख दिया P। ठीक है, अब इस P पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो आप पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो, एक चांदे की सहायता से भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक क्या करेंगे? पटरी प्रकार की सहायता से एक चाप खींचेंगे, एक मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? चाप की यानी कि जो प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, और उसमें जो पेंसिल ऐसे फंसाएंगे, एक चाप इधर से लगाएंगे और एक चाप इधर से लगाएंगे। देखिए, एक चाप कहाँ से? एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ध्यान देना, इस तरीके। देखो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। जो ये एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा? 90 डिग्री का। हमने P पर क्या किया? एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब क्या करेंगे? P से 1 सेंटीमीटर का हम लोग चाप काटेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। प्रकार से नाप लेंगे। ये हमने क्या लिया था? 1 सेंटीमीटर इधर लिया था। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे और उस पर प्रकार से एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। क्लियर? अब ये जहाँ पर काटेगा, ये जहाँ पर काट रहा है उसका नाम रख देंगे हम लोग C पॉइंट। एक इसका नाम रख देते हैं C, जहाँ पर काट रहा है। अब क्या करेंगे? इस C को O से मिला देंगे। इसका नाम रख देते हैं A, सॉरी यहाँ पर नाम रखते हैं A। जो 0 है इसको नाम रख देते हैं हम लोग A।
इसको एक नाम दे दिया ए, और हमने जहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया था उसका नाम रख दिया हमने पी, फिर ऊपर 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया उसका नाम रख दिया हमने सी। अब क्या करेंगे, ए और सी को मिला देंगे। देखो ये देखिए हमने मिला दिया, ए और सी को मिला दिया। क्लियर, क्या किया हमने, ए और सी को मिला दिया। ये हमने लंब डाला था और फिर क्या किया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया इस तरीके से, फिर ए को हमने सी से मिला दिया। तो ये 1 है, ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना था 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ए सी यानी सी ए पी। क्लियर, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, या हम लोग ये कह सकते हैं ए पी सी, जैसे क्या है समकोण त्रिभुज है, नहीं है, ए पी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, ये कितना है, कर्ण जो है हमारा समकोण त्रिभुज में, ये भुजा लंब कहलाती है और ये आधार कहलाती है, ये कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, क्या त्रिभुज दिया गया है, देखना समकोण त्रिभुज किसमें, ए पी सी में, कोई भी नाम आप रख सकते हो, ठीक है। क्या दिया है इसमें, हम जानते हैं क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है, नहीं दिया, कर्ण का नाम क्या है, ए सी, कितना दे रखा है, ए सी का होल स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आधार कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ए सी स्क्वायर 1 1 2, यानी जब ये रूट हटाएंगे तो ए सी का मान कितना आएगा, ए सी इक्वल √2, स्क्वायर हटेगा ये रूट इधर लग जाएगा, नहीं आया, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा √2, यानी इसका मान कितना आ गया √2। अब क्या करेंगे, प्रकार यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर फैलाएंगे उसको इस तरीके से, यहाँ पर फैला के एक डॉट 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 करते लाइन नीचे लाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, डॉट 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 करते लाएंगे इस तरीके से। तो ये जहाँ पर काटेगा, बस समझ में रही, ये जहाँ पर काटेगा वही जो हो जाएगा हमारा √2 इस तरीके से। क्लियर, तो इस तरीके से मान निकलें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस संख्या रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और उसका नाम 1 दे देंगे, हमने उसका नाम P दे दिया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमने चाप लगाया इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल जानते हो। यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल को आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर की ओर, फिर यहाँ से एक चाप नीचे की ओर। क्लियर, यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप इधर से लगाएंगे, जहाँ पर ये काटेगा उसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर इस पर हम लोग 1 सेंटीमीटर नाप के एक चाप लगाएंगे, जहाँ पर काटेगा उसको ए से, उसका नाम रख देंगे सी, और सी को ए से मिला देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये मान निकालेंगे, इसलिए ये जो हमारी भुजा दी है इसका मान निकालेंगे। अब एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फॉर्म हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग किसी भी एक भुजा को निकाल सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो इस तरीके से √2 माना गया, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ से हमने प्रकार की सुई यहाँ रखा, पेंसिल यहाँ रखा, इस तरीके डॉट डॉट करके नीचे लाए, तो यहाँ पर इस जो है संख्या रेखा को इस स्थान पर काट रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, √2 का मान, यानी वही स्थान क्या हो जाएगा, √2 का। तो इस तरीके से √2 को हम लोग निर्धारण कर सकते हैं एक संख्या रेखा पर। इसी तरीके से अगर हमें √3 का निर्धारण करना है तब क्या करेंगे, देखिए इसी तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे, अब इसी में देखो √3 का निकालने के लिए हमें √2 को बनाना पड़ेगा। देखो इसे हम ऐसे ही निकालेंगे, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। ये यहाँ पर 0 है, इसका नाम हमने रख दिया A। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 4, इधर -1 -2 इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर हमने A मान लिया, ठीक है। हमें √3 का मान निर्धारण करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √2 बनाएंगे, √2 का मान निर्धारण करेंगे, ठीक है। हमें √3 का मान निर्धारण करना है, तो उससे पहले हम लोग √2 का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे, हमने बताया था √2 कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, उस पर उसको हमने कोई नाम दे दिया, इसको मान लिया, इस बार देखते हैं B, ठीक है। 1 सेंटीमीटर
मान के हमने उस पर एक पॉइंट दे दिया, उसका नाम रख दिया बी। अब यहाँ पर हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे लगाएंगे? एक चाप यहाँ से लगाएंगे, एक चाप यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर, क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर यहाँ से प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का हम लोग चाप लगाएंगे। जितना भी होगा 1 सेंटीमीटर नाप के, ठीक इस तरीके से चाप लगा देंगे। तो चाप लगाने के बाद जहाँ पर ये काटेगा उसको हम लोग एक पॉइंट दे देंगे सी। अब इस सी को यहाँ ए से मिला देंगे, ए को सी से मिलाएंगे। अब ये क्या बन गया? एक पाइथागोरस त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ना, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये मान कितना आएगा? √2। ये कितना आएगा? √2। क्लियर? ये मान कितना आएगा? √2। अब क्या करेंगे? अब इस पर ध्यान देना बहुत ही ध्यान से। इस पर क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये जो हमारी लेंथ है AC, अब इस पर यहाँ से इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे? इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से होगा। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करेंगे? इस पर हम लोग 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे नाप के, इस तरीके से लगा दिया। हमने क्या किया? इस वाली लाइन पर हमने क्या किया? 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा। ये देखो ये कितना कोण होगा? 90 डिग्री का। अब क्या किया हमने? इस पर एक कट लगा दिया, कितने? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जहाँ पर काट रहा है उसको हम लोग इससे मिला देंगे। इसका नाम रख देते हैं हम लोग D। इस D को A से मिला देंगे। इस D को हमने क्या किया? A से मिला दिया। D को हमने मिलाया A से। अब क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। इसका, अब देखो ये त्रिभुज बन गया समकोण ACD। ACD ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया? तो इस समकोण त्रिभुज में भी हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस पर। देखो ACD ये भी क्या बने? एक त्रिभुज बन गया। अगर इसको हम लोग डॉट डॉट कर दिया, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम लोग इसका मान निकालेंगे A और D का। ये √2 इसका मान है AC का। अब किसका मान निकालेंगे? AD का। तो वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किसमें? त्रिभुज ACD में, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण का नाम दे रखा है AD का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना दे रखा है? देखो ये लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? देखो आधार ये √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर पूरा 2। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। कितना हो जाएगा? 3, यानी AD का स्क्वायर बराबर 3। तो AD का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? A स्क्वायर हटेगा, इधर आ जाएगा √3। तो ये मान हमारा कितना आ गया? इसका जो मान आया है इस वाली AD वाली जो हमारी भुजा है इसका मान आया है √3। तो हमें किसका? √3 का मान निर्धारण करना था। तो अब क्या करेंगे? प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पर प्रकार को फैलाएंगे। फिर यहाँ से फैलाने के बाद इसको डॉट डॉट करते इधर लेके आएंगे इस तरीके से, ऐसे, यानी ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और इसको डॉट डॉट करते लाएंगे इस तरीके से। ध्यान देना बहुत कायदे से। तो कैसे लाएंगे? यहाँ पर देखो इस तरीके से करते लाएंगे। ये यहाँ पर काटेगा, बात समझ में आ रही है? इसको आपको एकदम क्लियर स्केल और पेंसिल लगा के उसमें तब बनाना है। तो ये यहाँ पर आएगा, 1 और 2 के बीच ये यहाँ पर काटेगा। ये हो जाएगा हमारा √3 का स्थान। यहाँ पर होता है √2 का। देखो अभी हमने बताया है √2 के बाद जस्ट √5 या √3 का आएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्थान संख्या रेखा पर। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग एक नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं P। ठीक है, इसका भी हम लोग एक नाम दे देंगे। तो इस तरीके से ये संख्या रेखा पर √3 का भी मान निर्धारण हो। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर जो है एक पॉइंट 0 पर, जो 0 होगा उस पर एक पॉइंट मान लेंगे A। फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मान लेंगे B। फिर वहाँ से क्या करेंगे? उस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर उस 90 डिग्री वाले एंगल पर 1 सेंटीमीटर प्रकार से नाप के यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। वो जहाँ पर काटेगा उसका नाम रख देंगे C। उस C को A से मिला देंगे, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि ये 1 है, ये 1, तो ये कितना आता है √2, ऊपर हम लोग सीख चुके हैं अभी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इस पर जो √2 हमारी भुजा AC है, इसको हम लोग इस पर क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको आधार मान के, जैसे ये हमारा यहाँ पर आधार था, इसको आधार मान के इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो ये देखो बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर वहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर लेके उस पर एक कट लगाएंगे। फिर जहाँ मिलेगा उसको इससे मिला देंगे A और D से, AD को मिला दिया। अब ये √2 है और ये 1 है, हमें 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा निकाल ली है। तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है, AD का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना होता है AD, लंब कितना होता है, लंब का मान दिया है 1 और आधार का कितना दिया मान √2। अब 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, अब AD का स्क्वायर बराबर 3। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट इधर लग जाएगा, तो ये कितना मान आ गया हमारे पास √3। आप क्या करेंगे, प्रकार की सुई यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ पर, उसको बढ़ाते हुए इस तरीके से लाएंगे डॉट डॉट करते हुए, तो ये यहाँ पर काटेगा आके संख्या रेखा को, तो जहाँ पर काटेगा वही उसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर 3 को भी निरूपित करना सीख गए, यानी √3 को। तो अगर √3 को एग्ज़ाम में आ गया कि संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर हम √2 का मान निर्धारण करेंगे, फिर क्या करेंगे तो √3 को उसी में हम लोग बना देंगे, ठीक है, उसी पे। तो इस तरीके से √2 को इस तरीके से निर्धारित करते हैं, √3 को इस तरीके से निर्धारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, कहीं पर हो जाएगा 0, इसको मान लेंगे हम लोग A पॉइंट। फिर उसके 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर 2, 3, 4, तो इधर कितना हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा -2, ठीक है। हमें किसको दिखाना है, √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो देखिए, इसको निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A से 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मानेंगे। इस बार कितना मानेंगे, 2 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे हम लोग B। क्लियर, कितना मानेंगे, 2 सेंटीमीटर पर। अभी ऊपर वाले में हमने क्या लिया था, 1 ही सेंटीमीटर लिया था जब √3 का और √2 का निर्धारण किया था। तो जब 5 को निर्धारित करेंगे तो यहाँ पर AB का मान कितना लेंगे, 2, कितना लिया, 2 सेंटीमीटर। इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। आप पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रकार की नोक। यहाँ पर पेंसिल रख के एक चाप इधर से लगाएंगे और एक चाप इधर से लगाएंगे, जहाँ पर एक काटेगा वहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस पर। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर नाप के, कितना, 1 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पर एक कट लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर यहाँ से नाप के प्रकार से कट लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे हम लोग C। अब इस C को A से मिला देंगे, C को A से मिला देंगे। देखिए क्या किया हमने, C को A से मिला दिया। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये कितना है, 2। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका AC का। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का नाम है AC, कर्ण का नाम है AC का होल स्क्वायर। लंब का नाम क्या है, 1 का स्क्वायर। आधार का क्या है मान, 2। देखो आधार कितना है, 2, यहाँ से यहाँ तक 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ 5, ठीक है। तो अभी स्क्वायर हटाएंगे तो AC का मान कितना आ जाएगा, √5। ये हमारे पास आ गया AC का मान, यानी AC का मान कितना आया, √5। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल, यानी प्रकार को इस तरीके से फैलाएंगे ऐसे,
और इसको इस तरीके डॉट 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 करते लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से डॉट 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 जब करते लाएंगे तो ये लगभग कहाँ पर काटेगा, इस तरीके से डॉट डॉट करते लाएंगे तो ये 2 और 3 के बीच काटेगा, ठीक है। इस तरीके से काटेगा तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा √5, इसका एक नाम रख देंगे P। ये यहाँ पर जहाँ पर काटेगा वहाँ पर ये √5 को निर्धारित करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग √5 को, यानी कि हमें जिसका भी मान निर्धारण करना है तो उसको हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। जैसे मान लिया हम जानेंगे कि इसको अगर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, वर्क करेंगे यहाँ पर देखो, और ये 1 रखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5। इसलिए हमने इसको 2 सेंटीमीटर लिया, इसका 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। फिर उसको सॉल्व किया, ये कितना आ गया √5। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, संख्या रेखा पर √10 को किस तरीके से निर्धारित करेंगे। अब संख्या रेखा को 10 पर किस तरीके से निरूपित करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे वैसे ही सेम, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर उसको मान लेंगे A। इस बार हमें किसका मान निर्धारित करना है, √10 का, √10 का हमें इसका मान निर्धारित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस बार हम 3 सेंटीमीटर पर, बात समझ, इस बार कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर, ध्यान देना, इस बार कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट नाम रख देंगे B, 3 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और यहाँ पर पॉइंट का नाम रख देंगे B। इस B पर हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी 90 अंश का कोण बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, चाप लगा के बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इस पर 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे हम C। इस C को क्या करेंगे, A से मिला देंगे, ठीक है। इसको हमने A से मिला दिया, ये कितना है 1 सेंटीमीटर और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास से एक त्रिभुज बन गया ABC। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय वही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है AC का स्क्वायर, और लंब कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा 10, या AC बराबर कितना आ जाएगा √10, ठीक है। यानी कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा √10। ये मान कितना आ गया हमारे पास √10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की सुई रख के यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट करते नीचे लाएंगे, ध्यान देना इस तरीके से। तो ये जहाँ पर काटेगा वही हो जाएगा हमारे पास √10 का मान। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो है अगर रचना लिखनी हो तब कैसे लिखेंगे कि हमने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक रेखा खींची, कितनी लंबाई की, L लेंथ की, बात समझ में आ रही है, संख्या रेखा L खींची, इसका नाम रख देंगे L, यानी कि L, बात समझ में, लॉन्ग रेखा खींची हमने, किसी भी लेंथ की हो सकती है। सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा खींची, ठीक है। फिर संख्या रेखा पर हमने 0 पर क्या लिया, बिंदु A को, ठीक है, 0 पर बिंदु A को। फिर वहाँ से हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लिया जिसका नाम रखा हमने B, क्लियर, एक पॉइंट लिया जिसका नाम रखा हमने B। फिर लिख देंगे उस B पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, यानी 90 अंश का कोण बनाया, क्लियर। फिर हमने उसी पर क्या किया, 1 सेंटीमीटर पर चाप खींचा, उसी पर हमने क्या किया, 20 से 1 सेंटीमीटर पर चाप खींचा। जहाँ पर वो काट रहा है उसको हमने क्या नाम रख दिया, C, ठीक है। जहाँ पर वो प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम रख दिया C। फिर क्या लिखेंगे, C को A से मिलाया, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस तरीके से क्या बना, एक समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज ABC में ये लिख देंगे, AC का मान कितना आएगा √3। अब क्या लिखेंगे, A को केंद्र मानकर AC दूरी लेकर डॉट डॉट कर से हमने एक चाप खींचा तो ये संख्या रेखा को एक निश्चित पॉइंट P पर काटता है, समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा √10। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से हम भी किसी भी जो है वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मिलेंगे।